सारिका चौधरी, गुड मॉर्निंग। सारिका चौधरी, गुड मॉर्निंग। धीरेन्द्र जैन, प्रवीण कुमार, गुड मॉर्निंग। काजल जयंत, लॉग स्टॉक फॉर यू, गुड मॉर्निंग। अनिकांत, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया? जल्दी से लाइव हो जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, आज भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रीतिपाल, जय हिंद। ओके, ठीक है। शिवम सिंह, गुड मॉर्निंग भैया। स्टार्ट करें। भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा टॉपिक या कौन सा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, संसद की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, संसद के विशेष अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ओके, तो इन सब के बारे में हम आज आपके जो है संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। स्टार्ट कराऊं? जल्दी से बताएं बच्चे, क्या स्टार्ट कराऊं? निशांत शर्मा, सारिका चौधरी, अनिकांत, मोहम्मद सिराज, गुड मॉर्निंग भैया। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत कुछ बाहरी और कुछ आंतरिक हैं। भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं कुछ बाहरी भी हैं और कुछ आंतरिक। हैं, यानी कि बाहरी, आंतरिक में आएगा आपका, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को आंतरिक माना जाता है। जो अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम बनाया था भारत में शासन चलाने के लिए 1935 में, भारत शासन अधिनियम के नाम से, उसको जो है वो आपका आंतरिक में आता है। इसके बाद बाहरी में आपके जो है बाकी देशों से लगभग भारतीय संविधान को जो है लगभग 60 देशों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया था। तो इसमें आपका अमेरिका, रूस और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड आदि देश आते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम
बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो आंतरिक है आपका भारत शासन अधिनियम है, तो सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम से अधिनियम 1935, इस अधिनियम से भारतीय संविधान में जो आपके टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। आपके जो है भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। टोटल जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। अब इनमें से कुछ के मैं लिखा देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि न्यायपालिका। न्यायपालिका, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी बोलते हैं, CAG। निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग। आदि और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो आपके, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची आदि। यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वे किस प्रकार से कार्य करेंगे, वो सभी व्यवस्था आपकी जो है न्यायपालिका की भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये आपका आता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इनका भी वर्ण जो है ये भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, संघ सूची, राज्य सूची आदि बहुत सारे, यानी कि लगभग 250 अनुच्छेद यहाँ से लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। ओके, इसके बाद फिर देखिए आपका जो है ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, भारत जो है उसका आदी हो चुका था, तो वहाँ से भी बहुत सारे अनुच्छेद लिए गए हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? अनुराग सिंघल, संघीय तंत्र, राज्यपाल कार्य, जी हाँ, ये सब जो है आपके आपातकालीन उपबंध। नहीं, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान तो आपका जो है जर्मनी से लिया गया है अनुराग सिंघल जी। आपातकालीन उपबंध जो लिए गए हैं आपके, आपातकालीन उपबंध के समय जो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, ये प्रावधान आपका जर्मनी से लिया गया है। श्लोक ठाकुर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपका जो है ब्रिटेन, शिवम संसद, जी हाँ,
ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, देखिए ब्रिटेन से आपका जो है संसदीय व्यवस्था ली गई है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा आपका संसदीय विशेषाधिकार यहाँ से लिए गए हैं, संसदीय विशेषाधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में है आपका संसदीय विशेषाधिकार, अनुराग सिंघल एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार आपका अनुच्छेद 105 के तहत है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी यहीं से ली गई है आपकी, सारिका चौधरी अनुच्छेद 105। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, और भी बहुत सारे प्रावधान यानी कि ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से आपके जो है संसदीय व्यवस्था, इनके संसद होगी भारत में, इसका प्रावधान लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, क्या क्या पावर होगी संसद को, ये सारे प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं। एकल नागरिकता, कल भी बताया था मैंने आपको, ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्री किस प्रकार के होंगे, जैसे कि आपके वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, राज्य मंत्री, यानी कि मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था होती है वो भी आपकी ब्रिटेन से ही ली गई है। ओके, इसके बाद चलते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका। यूएसए से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। यूएसए से आपके एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ले रखी है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। महाभियोग यहीं से लिया गया है। और देखिए संविधान की जो सर्वोच्चता है, ये संविधान सर्वोच्च रहेगा, ये भी यहीं से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता आदि यूएसए से लिए गए, यानी कि मूल अधिकार, आपके मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 3 में। मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, तो ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास होता है, यानी कि संसद कोई कानून बनाती है, तो उस कानून की जांच करने के लिए, यानी कि वह कानून सही बना है या नहीं, सही बना है या नहीं, यानी कि संविधान के अनुसार जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, वो संविधान के अनुसार बना है या नहीं, इस चीज़ की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की जो पावर है, उसकी जांच करने की जो शक्ति दी गई है, वो भी आपकी यूएसए से ही ली गई है।
इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो ये व्यवस्था भी आपकी अमेरिका से ली गई। और महाभियोग आपने सुना होगा अनुच्छेद 61 के तहत आता है आपका। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का पद आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यह व्यवस्था भी आपकी अमेरिका से ली गई है। संविधान सर्वोच्च रहेगा, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। ओके, अंकित प्रजापति, संविधान की सर्वोच्चता। वंशजगढ़ जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाए जाने के वास्ते जी। ओके, इसके बाद आता है ये आपका कनाडा। कनाडा से क्या क्या व्यवस्था ली गई है? आयुष जैन, गुड मॉर्निंग। कनाडा से क्या क्या व्यवस्था ली गई है? वंशज गर्ग, संघीय व्यवस्था। जी हाँ, नंबर 1 संघीय व्यवस्था। 1 2 3 4। चौथे नंबर पर लिखते हैं हम कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था। या संघीय शासन प्रणाली। ठीक है प्रीतिपाल। और क्या लिया गया है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जी हाँ, शक्तियों का विभाजन लिया गया है अंकित प्रजापति। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। और एक बच जाता है आपका। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां जो बच जाती हैं वे किसके पास जाएगी? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो देखिए, कनाडा से आपका संघीय व्यवस्था ली गई। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि आपका केंद्र और राज्य दोनों को कंबाइंड करके संघीय व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि केंद्र को भी पावर दी गई है और राज्यों को भी पावर दी गई है। तो उस चीज़ को उनका तालमेल बनाया गया है, यानी कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जैसा कि कनाडा में है। ठीक है, तो ये आपका हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। इसके बाद शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। केंद्र के पास कितनी शक्तियां होंगी, राज्यों के पास कितनी शक्तियां होंगी, इन सब का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन। तो ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। इसके बाद केंद्र व राज्यों के पास जो शक्तियां बांट दी गई, दोनों को दे दी गई पावर। उसके बाद जो शक्तियां बचती हैं, अवशिष्ट शक्तियां, वे कहाँ जाएंगी? वे केंद्र के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियां जो इन सबसे केंद्र और राज्यों को देकर जो बाकी शक्तियां बच गई हैं, जो पावर बच गई हैं, वे आपकी केंद्र के पास जाएगी। ये भी प्रावधान आपका कनाडा से ही लिया गया है। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। जी हाँ, अनुराग सिंघल। प्रीतिपाल सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जी ओके, यहां तक क्लियर हो गया? इसको साफ कर दूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो डाउनलोड कराने में दिक्कत आ रही है अभी फ़िलहाल। तो अगर आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 4।
नंबर 5, नंबर 5 में ले लेते हैं हम जर्मनी। जर्मनी से भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत ऐड किए गए हैं? वंशज गर्ग, आपातकाल, अंकित प्रजापति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, जर्मनी से नहीं लिए गए हैं। धीरेन्द्र जैन। इनके साथ साथ लर्न करने की कोई शॉर्ट ट्रिक्स? याद करने के बहुत सारे टॉपिक हैं, इतनी ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं है इसकी। ठीक है, ये तो याद ही करने पड़ते हैं, जब 2-4 बार पढ़ते रहते हैं तो याद हो जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित प्रजापति, आपातकाल। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होगी? मौलिक अधिकार, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको जो निलंबित कर दिया जाता है, ये प्रावधान जो है हमारा, ये आपका जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो समाप्त हो जाते हैं हमारे आपातकाल के समय, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद आपातकाल समाप्त होने के तुरंत बाद स्वतः ही मौलिक अधिकार लागू हो जाते हैं। इन्हें लागू करने के लिए कोई बिल या कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रीतिपाल, आपातकाल। ओके, जर्मनी से जो है आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये प्रावधान आपका जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद आयरलैंड लेते हैं। नंबर 5 हो चुका था, नंबर 6 आयरलैंड। आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। कौन से भाग में है? कल भी शायद मैंने बताए थे आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रीतिपाल। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अनिकांत, नीति निर्देशक तत्व। धीरेन्द्र जैन, नीति निर्देशक तत्व। वरदान, नीति निर्देशक तत्व। सारिका, अनुराग, डीपीएसपी। भाग 4 और अनुच्छेद भाग 4 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है भाग 4 में है और आपके अनुच्छेद हैं ये 36 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ अनिकांत 51 क्या है? ठीक है, ओके। 36 51 क्या है? 4A में हैं। ठीक है, वे आपका जो है मौलिक कर्तव्य आते हैं अनिकांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से 51 तक रखे गए हैं भाग 4 के अंतर्गत। श्लोक ठाकुर, शिवम सिंह, 4 35 से 51। जी हाँ, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड से लिए गए। कई बार, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से भाग में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ठीक है, और ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको लेकर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, और ये आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। ये राज्य सरकार या सरकार की जिम्मेदारी है कि वे कानून बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखें। ओके, इसके बाद आपने सुना होगा राज्यसभा में
12 सदस्य मनोनयन किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो व्यवस्था भी आपकी आयरलैंड से ही ली गई है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनयन, ये 12 सदस्यों की जो राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था है, ये भी आपकी आयरलैंड से ही ली गई है। बादल कुमार, अच्छा लेट हो गया आज भैया, कोई बात नहीं। नमस्ते। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जी, तो आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी यहीं से लिया जाता है। ये 12 सदस्य कौन कौन मनोनीत किए जाते हैं? जैसे खेल से संबंधित है, ठीक है, विज्ञान से संबंधित है, समाज सेवा से संबंधित है, कला से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से जो है, जो इस क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं, ये जो समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि देश हित में जो कार्य करते हैं, उन लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है उनका, ठीक है। इसके बाद नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? कमेंट करके जल्दी से बताएं। इसके बारे में तो पता ही होगा, बहुत ज़्यादा साहित्य कला विज्ञान। जी हाँ, अंकित प्रजापति आंग्ल भारतीय नहीं होते, वे समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। जो आपके वे लोकसभा में किए जाता है, दो सदस्य लोकसभा में किए जाते हैं आंग्ल भारतीय के। राज्यसभा में 12 सदस्य खेल से जुड़े या कला से जुड़े, विज्ञान, साहित्य आदि से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जिनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। संविधान में जो संशोधन होते हैं, उसका जो प्रावधान है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? संविधान संशोधन का प्रावधान। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद बादल कुमार 368। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो इंडियन पॉलिटी में आने वाले हैं, मैं बार बार पढ़ाऊंगा, वे आपके बस ऐसे ही याद हो जाएंगे यहीं पे लिखते लिखते। 380 कहाँ से आ गया? अनुराग सिंघल, आयुषी गोयल। 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको तो बिल्कुल रट लो, ठीक है। श्लोक ठाकुर 368, जी हाँ, 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ओके, ये प्रावधान आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से? राज्यसभा में जो सदस्यों का चयन होता है, निर्वाचन होता है, ये प्रावधान भी आपका दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, वे भी आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एसएससी एपीओ का शायद एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो कहाँ से लिया, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान है, वो किस देश से लिया गया है? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हाँ, संविधान संशोधन का। सारिका चौधरी। तो आपका राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी
निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी आपकी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है, जबकि 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। इस चीज़ को याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं दोनों जगह। यहाँ पे राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का चयन होता है, 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो आयरलैंड से है, और राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से है। लॉग स्टॉक फॉर यू, ओके। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बोर्ड, जी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपका नंबर 8 पे फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपने सभी बच्चे। शिवम सिंह, फ्रीडम, जी हाँ। बादल कुमार, स्वतंत्रता भी ली गई है। अंकित प्रजापति, गणतंत्र, बंधुत्व, समानता, जी। देखिए, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और एक शब्द लिया है आपका गणतंत्र या गणराज्य। ये चारों शब्द जो हैं आपके, आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में, मैंने आपको बताया था इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। ये आपके ये चारों शब्द फ्रांस से लिए गए हैं, ओके। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं शुरू के, इन तीनों शब्दों को, इन तीनों शब्दों का नारा, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति में इन तीनों शब्दों का जो है नारा दिया गया था, इन तीनों का नारा दिया गया था, मांग की गई थी। 1917 में नहीं हुई थी धीरेन्द्र जैन, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अनुराग सिंघल 18, अनुराग सिंघल 1789 से 99 तक, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में इन तीनों शब्दों का, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया गया था, इनकी मांग की गई थी, ठीक है। और ये शब्द वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे उस टाइम पे, और इसी से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भी भारतीयों ने भी इन शब्दों के नारे दिए थे। और जब आखिर में भारतीय संविधान को बनाया गया तो इन शब्दों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद जो है आपका गणतंत्र शब्द भी भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ये भी आपका फ्रांस से ही लिया गया है। गणतंत्र से तात्पर्य है यानी कि जो पद होंगे भारत के या किसी भी देश का, जो प्रमुख पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि प्रमुख पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद जो होता है आपका वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। गणतंत्र से तात्पर्य है कि पद आपका, जो प्रमुख पद जो होता है किसी भी देश का, वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी तो उसका चुनाव होगा। वंशानुगत का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसी का बेटा राजा, यानी कि जो एक प्रणाली चली आ रही है उसी के जो है वंश या खानदान से या परिवार से बनते रहते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। यानी कि गणतंत्र का मतलब है प्रमुख पद जो होंगे आपके वंशानुगत नहीं होंगे। श्लोक ठाकुर 1789 से 99, जी हाँ। जनता का शासन, बादल कुमार जी, ओके। तो फ्रांस से आपके जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये जो आपके प्रस्तावना में आपने पढ़े थे डिटेल में सारे, तो इनका
प्रावधान जो लिया गया है वो हमारा फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक अपना जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी फिर साफ करता हूँ इसको मैं। नंबर 9 में ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? जल्दी से सभी बच्चे अपना कमेंट करके आंसर बताएं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 9। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। जी हाँ अनुराग सिंघल, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। वरदान प्रस्तावना की भाषा, अच्छा प्रस्तावना की भाषा ली गई। जी हाँ ठीक है, वो भी। अंकित प्रजापति अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है अंकित प्रजापति? सारिका चौधरी, प्रियम्बल लैंग्वेज जी, करंट लिस्ट ऑफ द विचार, समवर्ती सूची। जी हाँ अंकित प्रजापति, संशोधन कहाँ से आ गया अनुच्छेद 108 में? अनुच्छेद 108 में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में आपका संयुक्त अधिवेशन आता है। ओके, समवर्ती सूची ली गई है आपकी, और एक है आपका संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108। तो एक तो आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन यदि किसी कानून पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है तो वहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होता है, वही लागू होता है। ओके, तो समवर्ती सूची में आपके जो है केंद्र और राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं फिलहाल? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं या भूल गए? प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन तो आपका जो है कनाडा से लिया गया है, प्रीतिपाल। प्रस्तावना की भाषा है धीरेन्द्र जैन, 52। जी हाँ, हाल फिलहाल में जो हैं 52 विषय हैं, पहले 47 थे। ठीक है, अब जा 52 विषय हैं। इसके बाद आता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। क्या है संयुक्त अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। दूसरा, या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है।
तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसको बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, या संयुक्त अधिवेशन में बहुमत कौन से सदन को, लगभग ज्यादातर कौन से सदन को प्राप्त होता है। संयुक्त अधिवेशन से कई क्वेश्चन बनते हैं आपके। निशांत शर्मा, राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुराग सिंघल, राष्ट्रपति द्वारा। मैंने कहा पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अंकित प्रजापति, राज्य। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बादल कुमार, स्पीकर। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। बुलाता कौन है इन्हें? प्रवीण कुमार, स्पीकर जी, राइट आंसर है। निशांत शर्मा, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? काजल जयंत, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो हैं संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ज्यादातर इसमें जो है बहुमत किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, बादल कुमार जी। अनिकांत, ठीक है। सेंटर, देखिए बादल कुमार सेंटर, काजल जयंत लोकसभा। देखो लोकसभा को इसमें ज्यादातर बहुमत प्राप्त होता है। देखो मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूं आपको क्या होता है। जब संसद में आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा, यहां देख लें सभी बच्चे, जब संसद में कोई कानून पास होता है या कोई बिल पास होता है तो उसके लिए लोकसभा व राज्यसभा में दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होता है कोई भी बिल, तभी जाके पास होता है। मान के चलो कि पहले कोई बिल लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में पास हो गया। ओके, कोई बिल लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में पास हो गया, इसके बाद कहाँ भेजा जाएगा आपका? राज्यसभा को। और राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, यानी कि दोनों सदनों में कोई भी बिल अलग अलग पास होना जरूरी होता है, तभी जाके राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करते हैं और वह पास हो जाता है या कानून बन जाता है। तो यहाँ पे जो है लोकसभा में कोई बिल रखा गया तो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या कोई बिल राज्यसभा ने पास किया और वो आपका लोकसभा में पास नहीं हुआ। यानी कि दोनों सदनों में अलग अलग जब कोई बिल, कोई कानून पास नहीं होता तो उसको पास कराने के लिए दोनों की बैठक बुलाई जाती है, इनके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं ताकि दोनों में जो बिल रखा गया था वो अलग अलग पास ना होने के कारण दोनों को एक साथ बुलाते हैं, कंबाइंड बैठक होती है और उसमें उस बिल को पास कराया जाता है। ठीक है, तो जब कोई बिल लोकसभा में पास हुआ हो और राज्यसभा में ना पास हुआ हो, या राज्यसभा के द्वारा पास किया गया हो, लोकसभा में पास ना हुआ हो, यानी कि जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, दोनों सदनों में कोई बिल अलग अलग पास ना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, जब यहाँ पे दोनों सदन हैं तो आपने देखा होगा, आपको पता है कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने मेंबर हैं? इसका तो आप सभी को पता होगा। वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर हैं? काजल जन 545, राइट आंसर है। ये 552 हो सकते हैं, देखो 552 अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा में, ठीक है, और 250 राज्यसभा में हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है आपकी 545 आपके लोकसभा में है
और 245 राज्यसभा में हैं। ओके, निशांत शर्मा 250 हो सकते हैं। मैंने पूछा वर्तमान में कितने हैं। अब जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है आज के टाइम पे, वे अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन आज जो है 245 हैं, ठीक है, और 545 हैं। ओके, तो आप देखिए, जब ये दोनों सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के दोनों के सदस्य एक जगह संयुक्त अधिवेशन में बैठते हैं, तो किसको बहुमत प्राप्त होगा? जिसकी संख्या ज्यादा होगी, तो ज्यादा संख्या लोकसभा की होती है। तो इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन में अक्सर बहुमत जो होता है वो लोकसभा को ही प्राप्त होता है। ओके, यहां तक सब बच्चों की समझ में आ गया या कोई डाउट है संयुक्त अधिवेशन को लेकर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कई बार, अक्सर एक साल में 1-2 एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूरे साल में आ ही जाता है क्वेश्चन यहाँ से। बादल कुमार नो सर, ऋषभ चौरसिया 545, जी हाँ। यहां तक संयुक्त अधिवेशन को लेकर किसी के मन में कोई शंका हो तो बता सकते हैं। निशांत शर्मा 545, जी हाँ। इनमें 545 में भी आपके 543 मेंबर जो हैं निर्वाचित होके आते हैं, 2 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं। ओके, यानी कि 543 मेंबर निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य मनोनयन के द्वारा किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पे आपके 212 निकाल दो इसमें से, तो आपके 33 बचेंगे प्लस 12, यानी कि 12 सदस्य मनोनयन के द्वारा और 233 सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं, जिनमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत का मतलब है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि उनका चुनाव नहीं होता। लोक स्टॉक फॉर यू, उनका चुनाव नहीं होता, उन्हें मनोनीत किया जाता है कि आपको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। या फिर यहाँ पर 2 आंग्ल भारतीय के सदस्य जो होते हैं आपके लोकसभा में, उनका भी मनोनयन किया जाता है, यानी कि इनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। ओके, लोक स्टॉक फॉर यू आ गया समझ में भैया? शिवम सिंह रिपीट कर देता हूँ कि अभी एक बार सर, ये ओके रिपीट कर देता हूँ। बादल कुमार एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अब ये संयुक्त अधिवेशन है क्या? जब संसद में कोई बिल पास कराने के लिए, देखिए संसद में कोई भी बिल हो उसको पास कराने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है उस बिल को, ठीक है। तो मान के चलो कि कोई भी बिल है वो आपका लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हुआ, उसके बाद दूसरे सदन को भेजा जाएगा। या कोई बिल राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो चुका, उसके बाद दूसरे सदन को भेजा जाएगा। अगर यहीं पे पास नहीं होता तो समाप्त हो जाता है कोई भी बिल हो। अगर कोई बिल को राज्यसभा लेकर आ रही है और वो यहाँ पे पास नहीं हो पाता तो यहीं पे समाप्त। लेकिन यदि वो यहाँ पे पास हुआ राज्यसभा में पास होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा को। इसके बाद वो आया आपका लोकसभा में। अब लोकसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, ठीक है। तो यानी कि दोनों सदनों में जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है या जब कोई बिल दोनों सदनों में अलग अलग पास नहीं होता, तो उस बिल को पास कराने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जब कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पास नहीं कराया जाता, यानी कि कोई भी बिल पास होने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी है 2/3 बहुमत से। जब कोई बिल दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के द्वारा पास नहीं कराया जाता, तो उस बिल को पास कराने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये पावर है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत।
अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं किसी बिल को पास कराने के लिए। ठीक है, तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन आपने देखा कि आपके लोकसभा में 545 मेंबर हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। ठीक है, जब वहाँ पे इनके द्वारा मतदान कराया जाता है तो बहुमत जो मेजोरिटी होती है वो आपकी लोकसभा के पास होती है। तो इसलिए जो बहुमत जो होता है इसमें संयुक्त अधिवेशन में अक्सर हमेशा लोकसभा को ही प्राप्त होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सार्थक एंग्लो इंडियन क्या है? अच्छा जी, सार्थक नामदेव। एंग्लो इंडियन वे भारतीय जो कभी अंग्रेज थे। सिंपल सी भाषा में याद रखना है, वे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं वे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं उनको एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वे अंग्रेज जो अब भारतीय हैं उनको आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहते हैं। ओके, वीटो पावर तो अनुच्छेद 111 में आता है अंकित प्रजापति। हाँ, वो इसके तहत नहीं आता वीटो पावर। हाँ जी, अब हटा दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है। डेट मुझे याद नहीं है, अभी पिछले शायद 2020 में ही जनवरी या फरवरी के आसपास ये प्रावधान समाप्त किया गया है। अभी वैसे जो है आया नहीं है मेरे ख्याल से, शायद या पास कर दिया गया है, इसका पूरा पता नहीं इसके बारे में भी, लेकिन न्यूज़ में पढ़ा था मैंने भी कि हटा दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन तक कंप्लीट है? सार्थक नामदेव, नो सर। ओके, ठीक है भैया। अनुराग सिंघल, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 10, रूस। रूस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, कौन कौन से स्रोत ऐड किए गए हैं? अनिकांत कंप्लीट, ठीक है जी। प्रीतिपाल, वीटो पावर भी इसमें, वीटो पावर इसमें नहीं आता। देखिए, वीटो पावर तब आता है जब आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस बिल को रोक भी सकते हैं या उसको जो है अनुमति भी दे सकते हैं। वो अनुच्छेद 111 के तहत आता है आपका वीटो पावर। अनुराग सिंघल, मूल कर्तव्य। वर्मा जी, शुभम, न्याय। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य और न्याय शब्द भी आपका जो प्रस्तावना में ऐड किया गया है एक शब्द न्याय, वो भी आपका रूस से ही लिया गया है, रूस की क्रांति 1917 से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और एक आपका न्याय शब्द जो प्रस्तावना में जोड़ा गया है ये भी आपका रूस से ही लिया गया है। ये आपका रूस की क्रांति 1917 में जो हुई थी वहाँ से लिया गया है। ओके,
तो आपका जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, कौन से भाग में हैं और कौन से अनुच्छेद में हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। रूस से जो आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मैंने कल भी बताया था शायद आपको, श्लोक ठाकुर मौलिक कर्तव्य, लॉग स्टॉक ऑफ फॉर यू आइडल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ 51A वंशज वर्ग, 51A यानी कि मौलिक आपका जो अनुच्छेद है 51A या 51 कै कह सकते हैं, ठीक है। धीरेन्द्र जैन भाग 4A, शिवम सिंह 4A, वर्मा जी शुभम 51A, श्लोक ठाकुर भाग 4 51A, भाग 4A और 51A। सारिका चौधरी पार्ट 4A आर्टिकल 51A। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके रूस से लिए गए हैं, ये मूल संविधान का भाग नहीं थे। कब लिए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। ये आपके भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं, ठीक है, ओके। अनुराग सिंघल क्रांति क्या होती है? देखिए, जब किसी देश में कोई आंदोलन चलाया जाता है या देश को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट होता है, जो आंदोलन चलाया जाता है, या उसको या आप देख सकते हैं जैसे कि 1857 की क्रांति कही जाती है, यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई की जाती है सत्ताधारी दल के साथ, तो उसको जो है क्रांति बोलते हैं, ओके। जो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल या छोटा संविधान, लघु संविधान भी कहते हैं। ये कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर यह संविधान संशोधन किया गया था? इतना बड़ा संविधान संशोधन जो किया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तो यहाँ पे मैं एक बार इसके बता दूँ, कुछ बच्चों को पता हो तो बताओ आप। श्लोक ठाकुर जी हाँ, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। काजल जैन स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस चीज को भी याद रखना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। ऑप्शन क्या आंसर ही आ गया अब तो, अनुराग सिंघल, स्वर्ण सिंह समिति, वंशज गर्ग, अंकित प्रजापति सही है, हाँ जी सही है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ओके। यहाँ से भी कभी कभी इसका जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। तो आज जो है हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े हैं। भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि किस देश से कौन कौन से पार्ट भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ा है, डिटेल में जाना है। अगर इसके बारे में आपको किसी को कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में भारतीय संविधान स्रोत को लेके, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं इसके बारे में। श्लोक ठाकुर 10 मौलिक कर्तव्य थे पहले जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन फिर आपका जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, ठीक है। M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर जो है आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ओके। ये आपका था 86वां संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था 86वां संविधान संशोधन। ये आपका आपने जो है 21A देखा होगा, 21A, और आपका
अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A, इन सब में प्रावधान किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर, M.N. वेंकट चलैया, M.N. वेंकट चलैया, ये इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। तो इन्हीं के नाम पे जो है ये संविधान में संशोधन किया गया था और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा उसके बारे में 51A के बारे में, और DPSP में 45 अनुच्छेद 45 पढ़ेंगे, और आपका मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे हम जब जो है, तो ये आपका 51A में, अनुच्छेद 51A के तहत मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा भी और लिखवाऊंगा भी आपको। ओके, और कल से जो है हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अंकित प्रजापति कह रहे थे ना कि मौलिक अधिकार कब स्टार्ट होंगे, तो कल से हमारे जो है अनुच्छेद ही स्टार्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, पहले अनुच्छेद से अनुच्छेद 395 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, डिटेल से चैप्टर वाइज आपको समझाऊंगा इसमें। ओके, आपका जो है 1 से लेके 51A तक तो सारे डिटेल में कराऊंगा, एक एक अनुच्छेद आपको जो है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं सारे आने हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित है वे भी सारे, लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से, डिटेल में सारे अनुच्छेदों के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे चैप्टर वाइज आपके। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। अंकित प्रजापति, कल से जो है बता दिया ना मैंने आपको कि आर्टिकल्स स्टार्ट होंगे अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक। अभी तक जो बाकी टॉपिक थे भारतीय संविधान से, ठीक है, वे सभी जो है मैंने करा दिए हैं। अब आपके जो हैं डिटेल में, जैसे कि आपका कल चैप्टर आ जाएगा आपका संघ राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश, और आपका नागरिकता भी उसी में ऐड कर दूंगा, तो कल पूरा नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ये मान के चलो। इसके बाद मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, ठीक है, उसी तरह से चलते रहेंगे टॉपिक वाइज। जी हाँ, वंशजगढ़ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। जी ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को सभी लाइक कर दें और शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, नमस्कार।